चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बेटा। लेट a and b are roots of equation, माना a तथा b द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0 के मूल हैं आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सी एंड डी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन तथा सी एंड डी द्विघात समीकरण के मूल हैं then find the value of a plus b plus c plus d। तब a plus b plus c plus d का मान ज्ञात कीजिए। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में जो कल बताया था a क्यूब b क्यूब वाले कर लिए थे क्या वो, जिसके रूट्स थे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। हाँ तो वो अभी चलो लास्ट में एक बार और डिस्कस कर लेंगे, किससे नहीं हुआ हो तो।
चलिए इधर देखिए, इधर देखो बेटा सभी। देखिए पहली जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसके रूट्स आपको क्या दिए हुए हैं, a एंड b। इसके रूट्स आपके पास है बेटा a एंड b, और इसके रूट्स कितने हैं, c एंड d। तो सबसे पहली बात हमने जो अब तक पढ़ा है, देखो जो सिंपल सिंपल चीजें होती है ना बेटा, केवल उनको समझने की जरूरत होती है। आईआईटी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो लॉजिक का नहीं हो। सिंपल सिंपल सी बातें पूछी जाती हैं, और जो सिंपल सिंपल चीजें हैं, अब ये जो क्वेश्चन है ये भी आईआईटी में आया हुआ आपका, और देखना कितना सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी तक हमारे पास रूट के बारे में पता है, इक्वेशन है, तो हम उनके बीच में रिलेशन जानते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं। पहली बात सम ऑफ रूट्स, तो पहले वाले से बात करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर आएगा बेटा, 10c के बराबर, ठीक है। और ए बी किसके बराबर आएगा, माइनस का 11d। और इसी तरीके से यदि हम बात करें c प्लस डी, ये किसके बराबर आएगा, 10a। और सी डी बराबर कितना आएगा, माइनस का 11b, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देखो ये तो रहा a प्लस बी और ये रहा c प्लस डी। सभी को यदि मैं प्लस कर देता हूं तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी, 10c प्लस 10a, या मैं इसको क्या लिख दूं, 10a प्लस c। ये वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक है बेटा। अब यदि हमारे पास a प्लस सी की वैल्यू आ जाए तो बाकी सारा काम हो जाएगा। a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हमारा बाकी सारा काम हो जाएगा। तो और क्या करें, और बताओ क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यदि बेटा मैं इसमें से ये इक्वेशन माइनस करूं, ये मान लो मैंने पहली इक्वेशन मानी है, ये दूसरी है, ये आपकी तीसरी है, और ये फोर्थ है, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, 1 माइनस 3 किया, 1 माइनस 3 किया तो बताओ कितना आएगा, a प्लस बी माइनस का c माइनस का d इक्वल टू कितना आया, 10c माइनस 10a, या a प्लस बी। अच्छा यहीं से सीधा ही कर लेता हूं मैं, 1 मिनट रुको। देखो बेटा एक काम करते हैं, a यहां भी a है, इसको उस साइड ले जाऊं मैं, तो कितना आएगा बताओ, माइनस का आया, तो माइनस का 11a। इसी तरीके से यदि मैं c को उस साइड ले जाऊंगा तो 11c, और यहां कितना बच गया बताओ, b माइनस डी। एक वैल्यू आपके पास आई b माइनस डी इक्वल टू 11c माइनस a, एक कंडीशन आपके पास ये आई। अब एक काम करते हैं, c माइनस a यहां है a c प्लस a। तो अब देखो जो सिंपल सी लॉजिक वाली बात है वो क्या है कि बेटा देखो a और c में बात हो रही है, तो हम एक काम करते हैं, पहले वाली जो इक्वेशन है a उसका रूट है क्या, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो। क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 10ac और माइनस का 11d बराबर 0। ये तो आपके पास एक a में इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से दूसरा क्या है, c इसका रूट है, तो c को इससे सेटिस्फाई करवा देते हैं, c स्क्वायर माइनस 10ac और माइनस का 11b बराबर 0, ठीक है। एक में से दूसरे को माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके बराबर होगा बताओ। एक काम करता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं बेटा, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये आ गया 11d माइनस 11b। इसको लिख दिया मैंने बेटा a माइनस सी और a प्लस सी।
इक्वल टू 11 कॉमन ले लिया d माइनस बी, लिख सकते हैं क्या बताओ? चलो अब देखो d माइनस बी या b माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है क्या? ये रही, इसको मैं वहां रख दूं, वहां रख दिया तो देखो कितना आएगा, b माइनस डी है, वहां है d माइनस बी, माइनस कॉमन ले ले, माइनस मैं यहां ले जाता हूं, तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या बताओ कि d माइनस बी बराबर 11 a माइनस सी। इधर से भी माइनस बाहर ले लिया और इधर से भी माइनस बाहर ले लिया, दोनों कैंसिल हो गए, तो d माइनस बी की वैल्यू मैं बेटा 11 a माइनस सी लिख दूं क्या? और सॉरी 11 और भी है, इंटू 11 तो पहले से है ही आपके पास, a माइनस सी एंड a प्लस सी, a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल, a प्लस सी की वैल्यू बताओ कितनी आई? 1 to 1, यहां रख दो, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? 121 इंटू 10, 1210। अब एक बात समझ के बताओ मुझे कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमने 2-3 बातें पढ़ी हैं, उनके अलावा कोई भी चीज काम में ली है क्या? तो यहां पर देखो सोचने वाली बात क्या थी कि आपको यहां से, चलो आपने ये माइनस कर दिया वो भी आप सोच सकते हो, ये वाली तो आपके पास डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन मेन चीज क्या थी कि ए और सी उनके रूट भी तो हैं और उनको सेटिस्फाई भी करेंगे, तो वो काम में लेके हमने a प्लस सी की वैल्यू निकाल ली, और ये ही अभी तक हमने पढ़ा है, इससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं। इसको नोट डाउन करो और समझने की कोशिश करो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना।
लिया, कोई दिक्कत? एक चीज का ध्यान रखना बेटा, तो पिछला साल, 1.5 साल, 2 साल आप लोगों का वैसे ही गया है, तो उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की आदत छूटी भी है, तो थोड़ा बहुत समझने में टाइम भी लगेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप घर जाके ढंग से जो भी पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश किया करो, और यदि कोई भी दिक्कत रह जाए उसको नेक्स्ट दिन पूछा करो। वरना यदि एक दिन, अभी काफी दिन हो गए ना बेटा, देखो ये सिचुएशन सबके साथ आई है, काफी दिन हो गए आपको, सिचुएशन ऐसी थी, सब कुछ था, तो एक बार थोड़ा बहुत आप जैसे जैसे कैच करोगे उसमें टाइम लगेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। आप चलो फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से पढ़ रहे हो तो कुछ लेवल तक आए होगे, मैथ अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उसको जब तक आप ढंग से प्रिपेयर नहीं करोगे, रोजाना का पढ़ाया उसी दिन नहीं क्लियर करोगे, तो फिर दिक्कत आएगी। हो सकता है 2, 4, 5 दिन समझ में आ जाए, उसके बाद में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसको साथ साथ ही आपको क्लियर करते हुए चलते हुए जाना है, ठीक है? आज जो पढ़ाया मान लो उसमें कोई भी यदि दिक्कत हो, अगले दिन पहले उस चीज को क्लियर करो, फिर उसके आगे पढ़ो। चलिए नेक्स्ट बात हम पढ़ते हैं, कंडीशन फॉर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेंड्स टू इनफाइनाइट। द्विघात समीकरण के मूल का अनंत की ओर अग्रसर होने का प्रतिबंध। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, उसका एक रूट यदि इनफाइनाइट हो, एक रूट इनफाइनाइट हो, तो पहली हम बात करते हैं, मान लो आपके पास इक्वेशन है ये, इसका एक रूट तो है इनफाइनाइट और एक रूट है कोई अल्फा, ठीक है बेटा? तो हम इनफाइनाइट के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट यानी जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो 1/0 बोलते हैं हम, कोई भी नंबर अपॉन में 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट, अनंत आती है, ठीक है? अब यहां से हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बेटा यदि मैं इसके रूट्स को अपोजिट कर लूं, रूट्स को अपोजिट कर लूं, तो 1/इनफाइनाइट बनेगा, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, 1/इनफाइनाइट इक्वल टू होता है 0, ठीक है बेटा? तो यदि मैं इसके रूट्स को रेसिप्रोकल में कर लूं, तो एक रूट तो बन जाएगा 0 और एक रूट बन जाएगा 1/अल्फा, ठीक है बेटा? और यदि रेसिप्रोकल में हम बात करते हैं व्युत्क्रम में, तो हमने देखा था यदि किसी इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो हमने वो इक्वेशन भी फाइंड आउट की थी जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा थे, की थी। वो इक्वेशन कैसी बनी थी बेटा? cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0, ठीक है बेटा? अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको भूल जाओ एक बार, आप इसको देखो, यदि इस इक्वेशन का एक रूट 0 है तो क्या कंडीशन होगी? कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 0। ये मैंने आपको एक पॉइंट में भी लिखवाया था, या आप देख सकते हो कि इसका यदि एक रूट 0 है, इसको सेटिस्फाई करेगा, करवाओ सेटिस्फाई, ये 0 ये 0, ए की वैल्यू कितनी आई बेटा? 0।
तो यदि इस इक्वेशन का एक रूट 0 है तो इसका मतलब a कितना हुआ बेटा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब वापस अपोजिट में चलो। यदि इस इक्वेशन का एक रूट 0 है, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसका इनफाइनाइट होगा। तो यदि इस इक्वेशन का एक रूट इनफाइनाइट होगा तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए जो है वो 0 के, देखो 0 तो नहीं बोलते हम, 0 नहीं बोलते, हमेशा क्या बोलते हैं बेटा, टेंस टू 0, मतलब 0 के आसपास वैल्यू। तो यदि इस इक्वेशन का एक रूट इनफाइनाइट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बराबर 0। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, सरल रेखा, सरल रेखा जानते हो ना, तो उसमें कई बार कंडीशन बन जाती है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है वो आता ही नहीं है, लेकिन लाइन वो दो ही रहती है। तो इसका मतलब एक लाइन की स्लोप कितनी होती है, इनफाइनाइट के इक्वल होती है। वो चलो वहां पर हम बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मान लो एक इक्वेशन है मेरे पास कि 2x + 5 = 0, और इसको मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने बोला है कि ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ही है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि यहां पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 रहा होगा, x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 रहा होगा, तभी मैं इसको क्या बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं। तो इस इक्वेशन का एक रूट तो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा, और दूसरा यहां से आ रहा है कितना, -5/2। ठीक है, देखने में ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, लीनियर, रेखीय दिख रही है, लेकिन हमने क्या बोला कि ये रेखीय नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, तो इस हिसाब से इसका एक रूट कितना है, इनफाइनाइट है। ठीक है बेटा, तो एक रूट के इनफाइनाइट होने की क्या कंडीशन हुई कि आपका जो a है उसको बेटा हम बोलते हैं टेंस टू 0, क्योंकि टेंस टू इनफाइनाइट बोलते हैं तो a = 0 नहीं, a टेंस टू 0 बोलते हैं। सेकंड बात, आपके पास इक्वेशन है bx + c = 0। हमने क्या बोला कि इसके दोनों रूट कितने बेटा, इनफाइनाइट। दोनों रूट इनफाइनाइट हैं, तो यदि मैं इनका व्युत्क्रम लेता हूं, उल्टा लेता हूं, रेसिप्रोकल लेता हूं, तो उसके दोनों रूट कितने होंगे, 0। और उल्टा लेने पर इक्वेशन क्या बनती है आपके पास, कुछ ऐसी बनती है क्या, और इसके दोनों रूट यदि 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, a टेंस टू 0 एंड b टेंस टू 0। ये दोनों रूट्स के इनफाइनाइट होने की कंडीशन। बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो वरना लिखो। बेटा हम रूट्स की बात करते हैं, और रूट्स जो आते हैं वो ओनली x² या x से आते हैं, तो उनके कोफिशिएंट के हिसाब से ही हम बात करते हैं। c का यहाँ कोई भी वैल्यू बात नहीं है, c एक कांस्टेंट है, वो 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम कंफर्म कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यदि एक रूट इनफाइनाइट है तो a 0 के आसपास होगा, और यदि दोनों रूट इनफाइनाइट हैं तो उसके a और b दोनों टेंस टू इनफाइनाइट होगा।
लिख लिया? दोबारा समझो, एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें क्या बोला गया है कि इसका एक रूट इनफाइनाइट है। तो बेटा देखो, इनफाइनाइट यदि है तो हम इनफाइनाइट में कोई बात नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, उन रूट्स का रेसिप्रोकल ले लिया। तो रेसिप्रोकल लिया तो 1 बाई इनफाइनाइट मतलब 0, और दूसरा बन गया 1 बाई अल्फा। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद में आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इस इक्वेशन का एक रूट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो a 0 के बराबर हो गया। सेकंड वाले में भी इसी तरह। अब यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट दोनों क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये वाला प्लस है बेटा। एक बार 2 मिनट सोच के बताइए कि इसमें क्या कर सकते हैं। देखो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, कई बार पूछ लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि दोनों, ये जो नंबर है ना, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मतलब जो अंडर रूट में वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस साइन के साथ में आती है। पहली बात तो है ये, ठीक है। दूसरी बात देखो, इनकी पावर देखो, यहां तक पावर दोनों सेम है, सेम है, ये प्लस है और उस साइड क्या है, माइनस। अच्छा एक बात बताओ, यदि पावर प्लस में होती है इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी नंबर है, मान लो जैसे 5 की पावर 7 है, इसको मैं ऐसा लिख दूं कि 5 की पावर मतलब 2 + 4 + 1 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, पावर ऐड कब होती है, जब नंबर मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। और पावर माइनस कब होती है, जब नंबर कहां होता है, डिवीजन में होता है। दो बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो, यहां जो कॉन्जुगेट नंबर हैं उनको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। यदि मैं 2 + √3 और 2 - √3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये है a + b, ये है a - b, क्या होता है, a² - b²। तो 4 - 3 कितना आया, 1 आया। तो मैं एक वैल्यू को दूसरी से रिप्लेस कर सकता हूं। यदि मैं यहां से 2 - √3 की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 1/2 + √3 आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पावर है वो सेम हो जाए। तो पहले पावर सेम बनाते हैं, ये देखो, तो इसको मैं 2 + √3 की पावर x² - 2x, ठीक है बेटा। +1 था, +1 यानी ये नंबर कहां ले लिया मैंने, मल्टीप्लाई में भी ले लिया, ठीक है। ये वापस इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसा ही बनेगा। सेकंड वाला,
2 माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और अब माइनस है तो ये नंबर कहां चला गया, डिवीजन में चला गया, इक्वल टू 2 अपॉन आएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 माइनस रूट थ्री। यहां कोई दिक्कत नहीं, यहां एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहां केवल मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, क्या बन जाएगी। चलो अब देखो 2 माइनस रूट थ्री है, इसको मैं यहां से 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री लिख दूं क्या, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, और इसकी पावर कितनी, अरे यहां से लिख सकते हैं ना बेटा। चलो अब देखो, ये और ये दोनों सेम है क्या, सेम का मतलब ये एक वैल्यू है तो ये इसका रेसिप्रोकल में है क्या। तो मैंने क्या किया कि 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कुछ t मान लिया बेटा, कुछ t मान लिया। तो बताओ ये क्या वैल्यू बनी, ये पूरा तो आ गया t, ये पूरा कितना आ गया 1/t बराबर 2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0। ये क्या है, अरे ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर ही है क्या, बराबर 0। तो t की वैल्यू कितनी आई 1। ठीक है, अब देखो बेटा t की वैल्यू इसको इसी को तो माना था हमने t, तो 2 प्लस रूट थ्री की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 1। देखो कभी भी यदि दो नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब यदि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन बेटा यहां पर तो एक नंबर 1 है, लेकिन आपको यदि एक बात पता हो कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1/इनफाइनाइट बताया था, या ये वाली बात है, ये कई बार याद नहीं रहती, तो आप अपने हिसाब से कॉपी में ऊपर जैसे जगह है साइड में कहीं पर भी ये बातें लिख सकते हो, ताकि आपके जब बाद में आप दोबारा रिवीजन करो तो ये बातें ध्यान में रहे। यदि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो क्या बेटा मैं 1 को 2 प्लस रूट थ्री की पावर 0 भी लिख सकता हूं क्या। अब देखो बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगी क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड 2। x कॉमन ले लो यहां से, x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आई 0 एंड 2। लिखो, समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।
कंडीशन फॉर रूट्स। बेटा एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखना क्लास के बाद में, और फिर कोई दिक्कत हो तो दोबारा कल पूछना, क्योंकि जब तक आप खुद करके नहीं सॉल्व करके देखोगे तब तक दिक्कत आएगी। एक बार आपको ये नहीं पता कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं 3 बार बता चुका हूं, तो एक बार खुद से कोशिश करना, फिर भी नहीं समझ में आए तो कल पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, find all the quadratic equations which remain same, which remain same even after squaring their roots। वो सभी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का वर्ग करने पर भी वो समान रहते हैं। which remains same even after squaring their roots। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, फिर एक बार कोशिश करना आप लोग। क्या पूछा गया है कि मान लो एक कोई इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, हमने इक्वेशन ले ली ये वाली, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स मान लो मैंने मान लिए कि अल्फा एंड बीटा है, ठीक है बेटा। अब इसने क्या पूछा है कि यदि मैं इन रूट्स का स्क्वायर कर दूं, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यदि रूट्स हैं, तब भी इक्वेशन क्या आएगी, सेम आएगी। तब भी इक्वेशन क्या आएगी, सेम आएगी। तो ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती है, कोशिश कीजिए एक बार। शायद या इनफाइनाइट से काम नहीं चलेगा, सही आंसर सॉल्व करो इसको।
वो आ गया कुछ है? एक भी नहीं बन रही। चलो देखते हैं फिर, आ जाओ इधर बोर्ड पर। चलिए देखिए, हम क्या लेते हैं कि एक इक्वेशन थी, उसके रूट्स कितने, अल्फा एंड बीटा, और यदि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बना दिए जाएं तो भी इक्वेशन सेम रहती है। अभी तक हम जो जानते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना होगा, सी बाई ए। सेकेंड, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी कितना होगा, माइनस का बी बाई ए, और बेटा अल्फा बीटा का स्क्वायर भी कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो करके देखते हैं एक बार। चलो यहां से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। यहां बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है क्या, ये रही, तो ये कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए बराबर माइनस का बी बाई ए। ठीक है, चलो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो, और a से a कैंसिल होके यहां कितना बन गया बेटा, माइनस का ए बी। ढंग से इसको सोल्व करके देखना, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन आपको यदि नहीं आ रहा तो अलग से इसको ढंग से पूरा एलसीएम लेके सोल्व करके देखना है। क्या बन गई बेटा ये इक्वेशन, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2ac बराबर 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आती है। ठीक है, चलो अब इससे देखते हैं। इससे यदि देखा बेटा आपने तो अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर सी बाई ए। ठीक है, क्या किया, ए तो 0 के इक्वल नहीं है तो इसको तो कैंसिल कर दूं, सी को कैंसिल कर दूं क्या, सी को कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा सी 0 भी बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ए आपका 0 नहीं बनेगा, इसलिए मैंने ए को कैंसिल कर दिया था। तो ये आपके पास क्या बना, सी स्क्वायर बराबर ए सी, या सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, सी माइनस ए बराबर 0, तो सी बराबर या तो 0 या सी बराबर ए। सी की दो वैल्यू आ गई क्या। अब ये जो वैल्यू आई है उनको बेटा यदि यहां रख दें तो कुछ आएगा क्या आपके पास। चलो पहली बात करते हैं, केस वन। केस वन में क्या किया बेटा कि सी बराबर हमने 0 लिया, इस इक्वेशन में रखने के लिए सी बराबर यदि 0 लूंगा तो क्या इक्वेशन आई आपके पास, बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0, बी ये कितना आ गया, बी प्लस ए बराबर 0, यहां बी बराबर या तो 0 या बी बराबर माइनस का ए। ठीक है बेटा, अब चलो इसके अंदर रखते हैं इक्वेशन में, क्या रखना है, B0 C0 और अच्छा B0 रखना है और C भी 0 रखना है, तो क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, बराबर 0। ये तो आ गई पहली। ठीक है, सेकंड क्या रखना है, C बराबर 0 और B बराबर माइनस ए। अरे एक बार C बराबर 0 रखा तो दो वैल्यू आई है ना, तो एक बार तो C बराबर 0 तो दोनों में रखूंगा, एक बार B बराबर 0 और एक बार B बराबर माइनस ए रखते हैं। ठीक है, तो B बराबर माइनस ए रखोगे, C 0 है, क्या बन गया बेटा ये ax स्क्वायर माइनस ax बराबर 0।
या ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। ये बन गई बेटा सेकेंड। ठीक है, ए का कोई रोल नहीं है यहां पर, अब ए का कोई रोल नहीं है। ये सीधी इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 0 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 के इक्वल तो है नहीं, कांस्टेंट है, तो सीधी इक्वेशन आपके पास आ गई, 2 आ गई। चलिए अब बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या आया था बेटा, सी की वैल्यू में क्या रखूं, ए, सी बराबर ए, सी बराबर ए रखें, इसमें रखो, क्या आएगी बेटा इक्वेशन, बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का 2a स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, सोल्व करो इसको, बी में क्वाड्रेटिक है, बी में क्वाड्रेटिक है, सीरीजराचार्य से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, माइनस का ए प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया, ए स्क्वायर प्लस का 8a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए प्लस माइनस कितना हो गया बेटा, 9a स्क्वायर यानी 3a अपॉन 2। तो कितना आएगा, एक बार यदि मैं माइनस का लेता हूं तो माइनस ए माइनस 3a माइनस का 4 अपॉन 2 कितना आया, माइनस का 2a, और एक बार यदि मैं प्लस का लेता हूं तो a। ठीक है, तो देखो अब c बराबर a रखते हैं, c बराबर क्या रखते हैं a, और b बराबर भी क्या रखते हैं a। तो क्या बनेगा बताओ, ax स्क्वायर, इसको भी a रख दिया, इसको भी a रख दिया बराबर 0, या a कॉमन ले लूं प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गई बेटा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट c बराबर तो a रखना है और b बराबर कितना रखना है, माइनस का 2a। तो क्या बन गया बताओ, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a, c की वैल्यू a बराबर 0। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ऐसी कितनी इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।